Hello students, how are you? CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्ट्रैटेजीज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, और मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देके आपको आइडिया देती हूँ कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फूड की। ये टर्म आपको सिमिलर भी होगा और आपको जल्दी समझ आ जाएगा फूड से। ठीक है, तो आपको पता है कि ह्यूमंस जो है वो हिटोट्रॉफ्स हैं और वो खुद उन न्यूट्रिएंट्स को और उस एनर्जीज को नहीं सिंथेसाइज कर सकते जो उन्हें लिविंग बनाए रख सके। तो उन्हें फूड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है फॉर द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द फॉर एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिए हमें किसी न किसी फॉर्म पे फूड रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब आपको पता है दो तरीके के फूड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, एक जिन्हें हम प्लांट से डिराइव कर सकते हैं और एक जिन्हें हम एनिमल से डिराइव कर सकते हैं। और प्लांट्स आपको पता ही है अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं सनलाइट से बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फॉर एनर्जी सोर्स और हम डिपेंड कर रहे हैं प्लांट के ऊपर फॉर फूड रिसोर्स। ठीक है, और फिर या फिर हम डिपेंड कर रहे हैं एनिमल पे। एनिमल में इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट से। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे वर्ल्ड के लिए, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, दैट इज सन या सनलाइट। किसी न किसी फॉर्म पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी न किसी फॉर्म में सन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आइदर वो प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो या एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। तो अगर हम बात करें, अगर कोई पर्सन नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, वेजिटेरियन है, तो भी एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है फॉर मिल्क, फॉर हनी। ठीक है, इन सोर्सेज के लिए हम एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, एज यू आर डिपेंडेंट फॉर एग, मीट, पॉर्क। पॉर्क इज द मीट ऑफ पिग, क्लियर, या फिर चिकन। क्लियर, इन सारी चीज़ों के लिए हम एनिमल पे डिपेंडेंट हैं। एक और चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट हैं फॉर मोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स का मतलब है कि हम बुल पर, ऑक्स पे, हॉर्स पे, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है फॉर लगेज, फॉर मसल पावर, कि हम किसी भी चीज़ को मोबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं विद दीज। ठीक है, फूड सोर्स के लिए तो नहीं मोटिव फोर्स काम करता है, बट किसी न किसी चीज़ के लिए काम करता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि फूड क्या है, किस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं। तो अब बात आते हैं पूरे नाम को समझने की, स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यानी जो हम फूड रिसोर्स ऑब्टेन कर रहे हैं एनिमल से और प्लांट से, हमें अब उसको इम्प्रूव करने के मेथड के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। या तो हम उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करें या हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें। क्लियर? मान लीजिए आपको टोटल लैंड एरिया से x kg क्रॉप ऑब्टेन हो रही है, तो हम चाहते हैं कि उसी लैंड से आपको 2 kg क्रॉप ऑब्टेन हो। दीज आर द स्ट्रैटेजीज, मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी फूड रिसोर्सेज, और फूड रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? एनिमल और प्लांट, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकें। क्लियर? तो इसके अंदर अब मेन बात आती है कि ऐसा क्यों, अब हमें इस चीज़ की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि साइंटिस्ट को अब समझ आ गया कि हम प्लांट और एनिमल से ले रहे हैं, तो उनने सोचा कि क्यों ना हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के ऊपर अब काम करें। क्लियर? तो उनने क्या किया, और अब ऐसी ज़रूरत क्यों आई? जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जो साइंटिस्ट को इस एरिया में प्रोवोक कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करें,
अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इन्वेस्ट करें, वो कॉज ऑफ कंसर्न है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और उस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लैंड रिसोर्स तो इंक्रीज नहीं होने वाली, बिकॉज लैंड रिसोर्स इज़ ए लिमिटेड रिसोर्स। आपके पास लैंड जो है वो लिमिटेड उसमें है, और उसी लैंड को आपको कन्वर्ट करना है फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज़, ताकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को आप जॉब दे सकें, अर्बनाइजेशन एंड मेकिंग हाउसेस, ताकि जो उन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकें, ठीक है। फिर आपको उन्हें कन्वर्ट करना है स्कूल्स में एंड मॉल्स में, ताकि आप उन्हें एजुकेशन और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा सकें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर एरिया के लिए जो लैंड है वो काफ़ी कम पड़ जाती है। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को आपको फूड भी प्रोवाइड कराना है और लैंड रिसोर्स लिमिटेड है, तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि क्यों ना हम जो अवेलेबल लैंड रिसोर्स है उस पे ही मिलने वाले फूड रिसोर्स की साइज़ इंक्रीज़ कर दें या फिर क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि अवेलेबल रिसोर्स से ही हमारे पास और ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी का फूड मिलेगा। मान लीजिए कि किसी भी एरिया में 2 बफेलोज़ हैं, एक बफेलो से आपको 25 लीटर मिल्क मिल रहा है पर डे, एक से मिल रहा है 10 लीटर मिल्क पर डे, तो आप भी चाहेंगे कि जो आपकी 25 लीटर पर डे की बफेलो है उसके ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा हों, ताकि उसकी जो ये क्वालिटी है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो। तो साइंटिस्ट ऐसा मेथड ढूंढ रहे हैं कि उससे मिलने वाले ऑफस्प्रिंग अगर पूरी लाइफ में 4 या 5 हैं तो हम उसे इंक्रीज़ करके 40 या 50 कर दें, ताकि इस ब्रीड की जो बफेलोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट हो, ठीक है। ये होता है स्ट्रैटेजीज़ जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेन कॉज ऑफ कंसर्न था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्लियर? अब जब हमारे पास फूड रिसोर्सेज 2 टाइप के हैं, एक एनिमल और प्लांट, तो हमें इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हम एनिमल के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। दिस कम्स अंडर द टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कि एनिमल से जो मिलने वाला फूड है हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसे हम कवर करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में। फिर हम इससे नेक्स्ट पार्ट लेंगे जिसमें हम प्लांट फूड रिसोर्सेज की बात करेंगे अंडर बॉटनी। तो अगर एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक। क्लियर? इसमें से जो मेन टर्म है जिसको हमें समझना है दैट इज द लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है? क्लियर? ब्रीडिंग मतलब रिप्रोड्यूस कराना, नेचुरली भी रिप्रोडक्शन होगा, बट आप अच्छी क्वालिटी या अच्छे ब्रीड के मेल और फीमेल को यूज़ करके डेलिबरेटली अपनी मर्जी से रिप्रोड्यूस कराएंगे, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। और रेजिंग मतलब लेबोरेटरीज में या ऐसे आर्टिफिशियल मेथड से उन्हें हम रेज कर सकें, ताकि ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए वो हम उनसे मैक्सिमम अमाउंट में गेन कर सकें। लाइफ स्टॉक क्या होता है बेटा? लाइफ स्टॉक होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल फॉर देयर ह्यूमन यूज़। इसमें एनिमल का कोई बेनिफिट नहीं है, ह्यूमन्स एनिमल के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, चाहे उन्हें नुकसान हो चाहे कुछ हो, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट और ह्यूमन के बेनिफिट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन यूज़ आर कॉल्ड एज लाइफ स्टॉक। उसमें काऊ, बफेलो, शिप, गोट, कैमल, हॉर्स, पिशीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, जिसमें आप हनीस को रेस करते हैं, जिसमें आप फिशेस को रेस करते हैं, मेराइन ऑर्गेनिज्म को रेस करते हैं, दैट कम अंडर दिस टॉपिक। अब बेटा जो ये टॉपिक है इसको आपने थोड़ा बहुत 9th में भी पढ़ा होगा, अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो रिकॉल हो जाएगा। फिशरीज़ की बात करें तो बेटा एक इसमें डाउट क्लियर कर देती हूँ मैं कि पहले सबको ये लगता था कि फिशेज़ में सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट फ़िश की रेयरिंग कैचिंग के बारे में बात करते हैं,
पर इसमें हम और सभी मैराइन ऑर्गेनिज्म को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे आपके प्रॉन्स, क्रैब्स, मोलस्क्स, these also come under the topic fisheries. क्लियर? तो ये कोस्टल लाइन के अराउंड ये ना कि फूड रिसोर्स को कैप्चर करने के साथ साथ इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एंड वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। वहाँ के लोगों के लिए प्रोमिनेंट इनकम का सोर्स है और ऑक्यूपेशन का भी सोर्स है। पर अब आजकल ये कोस्ट लाइन के अलावा अपने जो स्टेट्स हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर भी देखने को आया है कोई लैंड जो अनकल्टिवेटेड रहती है, जिसे आप फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्रॉप उगाने के लिए, उसे हम क्या करते हैं बड़े बड़े आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ पर प्रॉन्स, क्रैब और फिशेस को रेयर करते हैं। यही स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम फूड की अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया क्योंकि उस लैंड पे आप एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते थे, वो बिल्कुल अनफर्टिलाइज्ड हो गई थी। जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज़ हैं, हरियाणा के एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर लेवल बहुत कम है और वहाँ पर इरिगेशन में भी आपको बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा सोर्स है आप यहाँ इन्वेस्ट करें और यहाँ की आउटपुट बहुत ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद क्या मेन रीज़न हो रहा है कंसर्न का? साइंटिस्ट के लिए मेन कंसर्न का रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन का 70% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया एंड चाइना में प्रेजेंट है। अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी इंडिया और चाइना में प्रेजेंट होती है, पर सिर्फ 25% ही इनकी प्रोडक्टिविटी है। मतलब अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो 90% स्कोर कर सकता है पर उसके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, ठीक है, और उसे राइट डायरेक्शन दिखाने वाला कोई नहीं है कि आप ये चैप्टर पढ़ो, इस टाइम पढ़ो, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या कर रहा है कि वो 70%, 65% ही स्कोर कर रहा है। क्या ये उसकी कैपेसिटी के साथ जस्टिस है? नहीं, वो स्कोर कर सकता है 90, 95, बट विदाउट राइट डायरेक्शन एंड राइट नॉलेज वो इतना कम स्कोर कर रहा है। सेम हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे पास लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है पर हमें सही मेथड नहीं पता है उनको रेयर करने का, उन्हें ब्रीड करने का, इसीलिए प्रोडक्टिविटी कम है। अगर ये पता लग जाएगा तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे और यही मेथड्स और इन्हीं टेक्निक्स के बारे में इन चैप्टर में डिस्कस करना है। आई होप इतने इंट्रोडक्शन से आपको समझ आया होगा कि इस चैप्टर में हमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है और क्या पढ़ना है। इसके बाद हम कैटल रेयरिंग और पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे। अगर आप चाहें तो उसे एडवांस में पढ़ सकते हैं। थैंक यू।